अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। माय नेम इज़ मोहम्मद हारून। जैसे कि हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर नंबर 21, सेल साइकिल चैप्टर का नाम है। और इसमें हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मियोटिक जो इम्पोर्टेंस है, मियोसिस की इम्पोर्टेंस, उसको हमने डिस्कस किया था। साथ साथ मियोसिस 2 को भी हमने डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने मियोटिक एरर्स को डिस्कस करना है। मियोटिक एरर्स होती क्या है कि मियोसिस का प्रोसेस जो एक ख़ास तरतीब या सीक्वेंस के मुताबिक हो रहा होता है, उसमें आपने पढ़ा है कि क्रोमोसोम की तादाद हाफ़ हो जाती है। अगर वो प्रोसेस उसी सीक्वेंस के मुताबिक ना हो या वहाँ पर कोई एबनॉर्मेलिटी क्रिएट हो जाए, दैट मीन्स क्रोमोसोम की जो सेपरेशन हो रही है उसमें अगर कोई फ़र्क आपको नज़र आता है या वहाँ पर कोई अगर बिगाड़ पैदा हो जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मियोटिक एरर कहते हैं। अब मियोटिक एरर को ज़रा हम बुक की वर्डिंग के मुताबिक समझते हैं और उससे जो एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट होते हैं उस सारे कंसेप्ट को हमने डिटेल से समझना है। मियोटिक एरर्स होती क्या है? बेसिकली मियोसिस एक ऑर्डरली अकरिंग प्रोसेस है, एक ख़ास तरतीब के मुताबिक हो रहा है। कैसे तरतीब के मुताबिक हो रहा है? सबसे पहले प्रोफेज़ आएगा। वैसे ये है कि सबसे पहले इंटरफेज़ होता है, उसमें G1 फेज़, S फेज़ और G2 फेज़ ये प्रोसेस चलते रहते हैं। उसके बाद जो आगे फर्दर इंटरफेस के बाद मियोटिक प्रोसेस शुरू होता है, उसमें सबसे पहले प्रोफेज़ होगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डायाकिनेसिस, डिप्लोटीन, ये सारी स्टेजेस एक सीक्वेंस के मुताबिक आती हैं। फिर उसके बाद आता है मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1, टीलोफेज़ 1, फिर उसके बाद मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है। जस्ट लाइक माइटोसिस, वो भी प्रोसेस रिपीट होता जाएगा। अब ये एक सिक्वेंशियल प्रोसेस है। इसमें क्या किया जाता है? इट इंश्योर्स एवरी फेज़ विद एप्रोप्रिएट फिनिश, कि हर फेज़ की एक ख़ास मुनासिब उसका एक फिनिश होता है। यानी कि आपने ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं कि हर फेज़ का एक चेक पॉइंट होता है। अगर वो काम वहाँ पर मुकम्मल हो रहा है, उसके बाद क्या चेक पॉइंट अलाउ करेगा अगले फेज़ को स्टार्ट होने में। तो यहाँ पर उसका एक एप्रोप्रिएट फिनिश किया जाता है। लेकिन बाज़ दफ़ा क्या होता है, सम टाइम रिजल्ट्स ये अनएक्सपेक्टेड आते हैं। दैट मीन्स कि जैसे हम चाहते हैं कि क्रोमोसोम की सेपरेशन हो, वो सेपरेशन सही तरीके से नहीं हो सकेगी, उससे एबनॉर्मेलिटीज़ क्रिएट होती हैं। वैसे तो बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, बहरहाल हमारी बुक के अंदर सिर्फ नॉन डिसजंक्शन को डिस्कस किया हुआ है। सबसे पहले नॉन डिसजंक्शन का वर्ड हम समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। देखिए बेटा, जंक्शन का मतलब होता है दो चीज़ों का अटैच होना। ये अटैचमेंट के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, अटैचमेंट के लिए। और अगर ये लफ्ज़ मिला दोगे साथ डिसजंक्शन, ये उसका उलट बन जाएगा, एंटोनिम बन जाएगा। इसका मतलब है अब अटैचमेंट नहीं है बल्कि क्या है? सेपरेशन है। सेपरेशन यानी अलग अलग होना। उसके बाद अगर ये वर्ड नॉन लगा दें तो सेपरेशन का उलट हो जाएगा, यानी कि सेपरेशन अब एबनॉर्मल सेपरेशन हो जाएगी। एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल सेपरेशन हो जाएगी। दैट मीन्स सही तरीके से सेपरेट क्रोमोसोम नहीं हो सकेंगे। क्या मतलब है इसका? मेटाफेज के अंदर आपने पढ़ा था क्रोमोसोम एक सेंटर के अंदर अरेंज होते हैं। मेटाफेज 1 के अंदर वो क्रोमोसोम के पेयर होते हैं, वो आपस में अरेंज होते हैं, सेंटर के अंदर दो मेटाफेज प्लेट बनती है। फिर उसके बाद क्या होता है? एनाफेज के अंदर उनकी पुलिंग की जाती है, उनको खींचा जाता है। हाफ क्रोमोसोम एक साइड पे जाते हैं, हाफ क्रोमोसोम दूसरी साइड पे जाते हैं। अब अगर उसी प्रोसेस के दौरान जब क्रोमोसोम को डिवाइड किया जा रहा है वो सेपरेशन नॉर्मल ना हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नॉन डिस्टिंक्शन कहते हैं। तो बुक के अंदर इसकी डेफिनेशन प्रॉपर दी हुई है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज एंड टेलोफेज। ये वो फेज है जिसमें क्रोमोसोम की सेपरेशन हो रही होती है। एनाफेज में तो खास तौर पे क्रिटिकल फेज है ये। और अगर इसी प्रोसेस के दौरान क्रोमोसोम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? नॉन डिस्टिंक्शन कहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन है इफेक्ट्स या रिजल्ट क्या होंगे उसके, अगर जो सही तरीके से सेपरेशन ना हो। तो उससे ये होगा कि या तो किसी क्रोमोसोम के पास, किसी गैमीट के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चले जाएंगे या किसी गैमीट के पास क्रोमोसोम मिस हो जाएंगे। अब ये गैमीट जब आपस में फर्टिलाइज करेंगे तो जाहिर बात है जाइगोट बनेगा। जाइगोट में भी या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होंगे या फिर क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे बेटा? यहाँ पर मिस हो जाएंगे। इसी चीज़ को हम एक डायग्राम के जरिए समझते हैं। अब ज़रा हम इस प्रोसेस को समझते हैं कि नॉन डिस्टिंक्शन कैसे अकर हो रही है। आप ज़रा हम सपोज करते हैं वैसे कि हमारे पास ये फादर के सेल्स हैं और ये मदर के गैमेटिक सेल्स हैं या जर्म लाइन सेल्स हैं। अब सिंपल हुई कि मियोसिस 1। अब ये जो नॉन डिस्ट्रक्शन होती है ना, या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम होती है, ये मियोसिस 1 में भी हो सकती है और मियोसिस 2 में भी हो सकती है। ये हमारे पास मियोसिस 1 है और ये मियोसिस 2 है। तो हमने दोनों को समझना है कि मियोसिस 1 पर कैसे होगी और मियोसिस 2 पर कैसे होगी। मियोसिस 1 के दौरान, अब सारी बातें मियोसिस 1 के दौरान होना ये चाहिए था कि क्रोमोसोम, आधे क्रोमोसोम एक सेल में आते, आधे क्रोमोसोम दूसरे में आते। लेकिन चूंकि मेटाफेज के दौरान जो स्पिंडल फाइबर अटैच हुए थे, वो एनाफेज या टीलोफेज के दौरान वो स्पिंडल फाइबर टूटे हैं और उनके टूटने की वजह से पूरे दोनों के दोनों क्रोमोसोम एक साइड पे चले गए, यानी कि एक गैमीट के पास चले गए और दूसरा गैमीट जो है उसमें मिस हो गए। ये है मियोसिस 1 के ऊपर जो डिस्टिंक्शन, नॉन डिस्टिंक्शन हो रही है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम हो रही है। एक तरफ तो सारे क्रोमोसोम चले गए, अब 46 क्रोमोसोम नहीं चले जाते, कोई एक आधा क्रोमोसोम।
या चंद एक क्रोमोसोम जो है वो एक साइड पे चले जाते हैं। तो ये मियोसिस 1 के दौरान इस तरह नॉन डिस्टिंक्शन हो सकती है। अब ये मैंने दूसरा एक गैमीटिक सेल लिया हुआ है, जर्म लाइन सेल लिया हुआ है, मदर के अंदर है, इनके अंदर भी क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में है। ये भी क्या है कि मेटाफेज के बाद एनाफेज के अंदर इनकी भी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो हो जाती है मियोसिस 1 के अंदर। मियोसिस 1 के अंदर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो हो जाती है, एक इसमें से क्रोमोसोम एक सेल में और दूसरा दूसरे सेल में चला जाता है। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है क्रोमोसोम मियोसिस 1 पे। मियोसिस 2 पर क्या हो रहा है, जब हर क्रोमोसोम के आगे क्रोमाटिड इक्वली डिवाइड होने थे वो इक्वली डिवाइड नहीं हो रहे। यहाँ पर देखें ये इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो ये जो हमारे पास एग बन रहे हैं ये एग्स नॉर्मल बन रहे हैं, जबकि दूसरे जो यहाँ पर एग बन रहे हैं इनके अंदर पूरे के पूरे दोनों जो क्रोमाटिड हैं वो एक साइड पे चले गए, जबकि दूसरे जो सेल है इसके अंदर ये मौजूद नहीं है। क्लियर हो गया। तो इस तरह ये क्या हो सकती है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, चाहे वो मियोसिस 1 स्टेज पे हो चाहे वो 2 पे, किसी भी स्टेज पर हमें ये देखने को मिल सकती है। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा या तो एक गैमीट के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चले जाएंगे, 23 आने थे 24 हो जाएंगे, और दूसरे के पास एक मिस हो जाएगा, यानी कि कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। अब ये जो एबनॉर्मल गैमीट है, फर्ज करें ये स्पर्म है, क्लियर, ये जब एबनॉर्मल गैमीट नॉर्मल एग के साथ मिलेंगे, अब नॉर्मल एग के अंदर तो 23 क्रोमोसोम है ना, इनके अंदर तो 23 क्रोमोसोम है, क्लियर। अब अगर इस एग की फर्टिलाइजेशन इस वाले के साथ होगी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होंगे, और इस तरह जो नया जाइगोट बनेगा उसमें 47 हो जाएंगे क्रोमोसोम, या अगर इस वाले एग के साथ फर्टिलाइजेशन होगी 23 + 22, तो बनने वाला जाइगोट 45 क्रोमोसोम उसके अंदर होंगे। तो इस तरह जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम की तादाद भी एक्स्ट्रा हो सकती है या मिस हो सकते हैं, क्रोमोसोम कम हो सकते हैं। तो इससे एबनॉर्मेलिटीज़, मेंटल रिटार्डेशन, फिजिकल जो हमारे पास इनएबिलिटीज़ हैं, डिसेबिलिटीज़ हैं, वो हमें देखने को मिलती हैं। तो फर्दर जो हम डिजीज़ डिस्कस करेंगे ना, वहाँ पर हमारे पास ये बात क्लियर समझ आ जाएगी। अच्छा, इसके अलावा दो और टर्मिनोलॉजीज़ भी आप लोगों ने जो जहन में रखनी है वो ये है कि दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं हमारे सेल के अंदर। एक को हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ये सेक्स क्रोमोसोम, और दूसरे वो होते हैं बेटा जो ऑटोसोम कहलाते हैं, ऑटोसोम कहलाते हैं। अब ये दोनों को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, कितने पेयर है, 23 पेयर है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 23 पेयर्स हैं हमारे पास क्रोमोसोम के। 22 पेयर्स, 23 में से 22 पेयर्स ऐसे हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, 1 पेयर जो है वो डिफरेंट है। अब ये जो एक पेयर है इसको हम क्या कहते हैं, जो डिफरेंट है बाकियों से, इसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम है, और ये क्या करता है, हमारे जेंडर को स्पेसिफाई करता है, मेल बनने हैं या फीमेल। और उसके बाद जो बाकी 22 पेयर्स हैं जो बिल्कुल सिमिलर हैं, जिनका जेंडर में रोल प्ले नहीं है, वो हमारी बॉडी के बाकी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, वो 22 पेयर्स क्या कहलाते हैं बेटा, ऑटोसोम कहलाते हैं। अब यहाँ चूंकि जगह नहीं है, मैं सिंपल आपको समझा देता हूँ। अगर तो सेक्स क्रोमोसोम के अंदर कोई क्रोमोसोम मिस होगा, एक्स्ट्रा होगा, या फिर जो है वो एबनॉर्मल होगा, तो जिस भी जेंडर में किसी एक जेंडर को यानी कि वो क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे फीमेल है ना, ह्यूमन फीमेल, इनके अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं, इनमें से कोई एक अगर मिस हुआ तो ये ह्यूमन फीमेल को इफेक्ट करेगा, एक जेंडर को इफेक्ट करेगा। और अगर हम बात करें XY क्रोमोसोम की, तो इसमें से Y क्रोमोसोम अगर मिस हुआ तो ये किसको इफेक्ट करेगा, मेल को इफेक्ट करेगा। तो अगर सेक्स क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी आती है तो किसी एक जेंडर के अंदर कोई डिजीज काज होगी, या ये वो डिजीज जो है किसी एक जेंडर को जाकर अफेक्ट करेगी। लेकिन अगर ऑटोसोम में आती है तो ऑटोसोम तो सिमिलर होते हैं सबके अंदर, इसलिए ये डिजीज दोनों को, मेल को भी और फीमेल को भी क्या करेगी बेटा, इक्वली अफेक्ट करेगी। तो ये बात आप लोगों ने याद रखी है। सेक्स क्रोमोसोम में अगर एबनॉर्मेलिटी है तो दोनों जेंडर नहीं बल्कि एक जेंडर अफेक्ट हो सकेगा, और अगर ऑटोसोम में हो रही है एबनॉर्मेलिटी तो इससे दोनों जेंडर के अंदर इक्वली अफेक्ट होने के चांसेस मौजूद होंगे। उसके बाद 1 बाय 1 हम इन डिजीजेस को डिस्कस करते हैं जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा भी है। जो नेक्स्ट पार्ट है बेटा ये है ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी। ऑटोसोमल एबनॉर्मेलिटी का क्या मतलब है कि ऑटोसोम के अंदर, ऑटोसोम वो क्रोमोसोम है जो सिमिलर होते हैं 22 पेयर्स, इनके अंदर जब एबनॉर्मेलिटी आती है तो ये मेल को भी और इसके अलावा फीमेल दोनों को ये अफेक्ट कर सकती है, ये एबनॉर्मेलिटीज़। तो दो जो हैं, 3 बल्कि 2 टेबल में दी हुई है ये डिजीजेस आपकी इस टेक्स्ट बुक की, जबकि एक डिजीज़ जो है वो आपके सिलेबस में डिटेल से बताई हुई है, वो है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम का दूसरा नाम है मोंगोलिज्म। मोंगोलिज्म, इसे मोंगोलाइडी भी कहा जाता है, क्लियर। तो डाउन सिंड्रोम कब ये डिजीज़ पैदा होती है, ये खास तौर पे जब हमारा 21वां क्रोमोसोम 21वां जो जोड़ा है उसकी पार्टीशन सही तरीके से नहीं हो सकेगी, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा। 21वां क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा,
तो उस तरह क्रोमोसोम हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे, 47 क्रोमोसोम। ठीक है, बनने वाले जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे, 47। और उससे जो डिजीज काज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ये भी ऑटोसोमल डिजीज है। क्यों? क्योंकि 21st पेयर जो है, देखिए 22 पेयर तो हमारे ऑटोसोम के हैं, तो 21वां पेयर क्या हुआ, ऑटोसोम ही हुआ। तो 21st पेयर जो है वो एक्स्ट्रा होने की वजह से 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, और इस डिजीज को हम क्या कहते हैं बेटा, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अब इसमें सिंपल होगा क्या, 21st क्रोमोसोम की क्योंकि सेपरेशन सही नहीं हुई, तो इसमें जो एग बनेगा, याद रखना ये फीमेल को ज़्यादा इफेक्ट करता है, फीमेल पे डिपेंड करता है। ये डिजीज़ जो है वो ज़्यादातर फीमेल की वजह से ही काज होती है। फीमेल के अंदर जो एग बन रहे होते हैं, तो जो एग फार्मेशन के दौरान जो 21st पेयर है, किसी एक एग के पास एक्स्ट्रा चला जाएगा, और उसमें टोटल कितने 23 होने की बजाय वहाँ पर 24 क्रोमोसोम हो जाएंगे। और जब ये नॉर्मल स्पर्म के साथ 23 वाले के साथ ये फर्टिलाइज करेंगे, तो उससे आगे जाइगोट बनेगा 47 क्रोमोसोम वाला, और इस डिजीज़ को हम क्या कहते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। अब एबनॉर्मेलिटीज़ में सिम्टम्स क्या आते हैं, बॉडी के अंदर क्या चेंजेस आएंगी, डिफेक्टिव ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऐसे जितने भी बच्चे पैदा होंगे उनका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है, वो ज़रा डिफेक्टिव होगा। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन, जहनी तौर पर वो पागल होंगे। इसके अलावा प्रोट्रूडिंग टंग, उनकी ज़बान थोड़ी सी बाहर निकली हुई होगी। सिक्वेंट आइज़, उनकी आंखें टेढ़ी होती हैं। इसके अलावा फ्लैट या ब्रॉड फेस, उनके जो चेहरे हैं वो थोड़े से बड़े और फ्लैट होते हैं। तो ये कुछ उनके अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती है। अच्छा, ये डिजीज़ जो है वो फीमेल की एज पे भी डिपेंड करती है। अगर हम बात करें फीमेल अगर है टीनेज, अगर फीमेल टीनेज है तो उनके अंदर हज़ारों में, मैं 1/1000 लिख रहा हूँ, 1/1000, तो हज़ारों में कोई एक बच्चा जो है वो इस तरह पैदा हो सकता है, डाउन सिंड्रोम का मरीज़ हो सकता है। क्योंकि उनके एग के अंदर हज़ारों में से कोई चंद एक एग ऐसा होगा जो एबनॉर्मल बनेगा। इसके अलावा अगर एज है 40 की, तो 40 की एज में फिर ये मैनी थाउजेंड, यानी बहुत सारे सैकड़ों में। और इसके अलावा अगर 40 की एज है, 40 एज में जो है थाउजेंड, पहले मैनी थाउजेंड था, अब फ्यू थाउजेंड, यानी चंद हज़ार में से जो एग कुछ बच्चे पैदा होंगे, एक बच्चा ऐसा पैदा होगा जो क्या होगा, डिफेक्टिव होगा। और अगर अबव 45 है या अबव 40 है, तो उस वक्त चांसेस 1/100, यानी फिर सैकड़ों में बात आती है कि कई सौ में से कोई एक आधा बच्चा ऐसा ज़रूर पैदा होगा जो किसका मरीज़ होगा, डाउन सिंड्रोम का मरीज़ होगा। अच्छा, डाउन सिंड्रोम में अगर हम बात करें कि अबॉर्शन के चांसेस कितने होते हैं, ऐसे बच्चे अबॉर्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, तो अबॉर्शन के चांसेस 40 में से एक बच्चा जो है या एक जो फीटस है वो अबॉर्ट हो सकता है। अगर बर्थ के चांसेस हैं या नहीं है वो ज़रा हम देखते हैं, तो आउट ऑफ 100 में से एक बच्चा जो है वो सर्वाइव करेगा और उसकी बर्थ हो सकेगी। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी ऑटोसोमल डिजीज़ है जो कि टेबल में दी हुई है वो है पैटियो डिजीज़। ये कब होती है? ये खास तौर पे ऑटोसोमी है, तो ऑटोसोमी यानी कि ऑटोसोम नंबर जो क्रोमोसोम नंबर 13 है उसके अंदर हमें एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। और इनके अंदर हर 33 में से एक जो फीटस है वो अबॉर्ट हो जाएगा, यानी उसकी बर्थ नहीं हो सकेगी। और बर्थ कितने की है? 15,000 में से सिर्फ एक बच्चे की जो है वो सही तरीके से बर्थ या पैदाइश हो सकती है। इसके अलावा जो एडवर्ड डिजीज़ है ये भी ऑटोसोमल डिजीज़ है, और ये कब पैदा होती है? जब क्रोमोसोम नंबर 18 के अंदर एबनॉर्मेलिटी आती है, उसकी पार्टीशन सही तरीके से नहीं होगी, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चलाएगा, तो उस 200 में से जो एक बच्चा है वो अबॉर्ट हो सकता है। इसके अलावा 6000 में से तकरीबन एक जो बच्चा है वो क्या होगा, उसकी बर्थ हो सकेगी। तो कितने बच्चे सर्वाइव कर सकते हैं, कितने की बर्थ हो सकती है, कितने अबॉर्ट हो सकते हैं, उनकी रेशो आप लोगों को याद होनी चाहिए, और कौन से क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये डिजीज़ काज होती है ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट जो डिजीज़ है बेटा वो है सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी, यानी इसमें जो हमारे सेक्स क्रोमोसोम है लास्ट पेयर कौन सा वाला? 23rd पेयर, इसके अंदर एबनॉर्मेलिटी आने की वजह से आगे जेंडर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और या तो ये मेल को अफेक्ट करेगी डिजीजेस या फिर किसी फीमेल को, यानी दोनों जेंडर को एक साथ ये अफेक्ट नहीं करते। उसमें से जो पहली डिजीज़ है बेटा वो है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि ये ज़्यादातर जो है मेल को अफेक्ट करती है। ये जो डिजीज़ है ये ज़्यादातर मेल को अफेक्ट करती है। अब इसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम है वो चला आता है, और वो कौन सा क्रोमोसोम? एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। अब वो एक्स वाई ये नॉर्मल जोड़ा तो होता है, लेकिन उसके साथ एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम के आने की वजह से ये डिजीज़ काज होती है। ठीक है, अब इसकी एबनॉर्मेलिटी क्या होगी?
तो ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये फिनोटाइपिकली तो मेल होंगे, ज़ाहिरी शक्ल सूरत के लिहाज से तो मेल होंगे, लेकिन ये फीमेल की तरह इनके लार्ज ब्रेस्ट हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो मेल हैं ये टाल होते हैं, ओबेसिटी मोटापे का शिकार होते हैं, स्टेरिलिटी आगे नस्ल नहीं बढ़ा सकते। क्लियर हो गया। और इसके अलावा इनके अंदर जो टेस्टिस हैं वो स्मॉल होते हैं, डीजनरेट होते हैं, पुअरली डेवलप होते हैं। और यानी कि क्या मतलब है, इनके अंदर स्पर्म का बनने का जो प्रोसेस है वो स्टॉप होता है, यहाँ पर स्पर्म वगैरह नहीं बनते। इसके अलावा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर भी इनके अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं, बहुत कम देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर में जो हेयर्स की ग्रोथ है ओवर द बॉडी के ऊपर, और इसके अलावा जो बियर्ड लुक है ये भी हमें बहुत कम देखने को उनके अंदर मिल सकती है। और ऐसे जो अब बच्चे हैं ये कैसे पैदा हो सकते हैं, हर 1000 में से, हज़ारों में से कोई हम कह सकते हैं चंद एक, यानी कि 1500 में से, 1000 में से कोई एक बच्चा ऐसा ज़रूर पैदा हो सकता है जिनके जो किसका मरीज़ होगा, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम का होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जैकबसन डिजीज़ की, तो जैकबसन डिजीज़ कब होती है, जब एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम हो जाता है तो मेल, लेकिन इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम, एक्स वाई नॉर्मल है लेकिन एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम की वजह से ये डिजीज़ का होती है, जिसका नाम क्या है बेटा, जैकबसन डिजीज़ भी कहते हैं या उसे जैकब डिजीज़ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये इसमें बर्थ, अगर हम बर्थ रेट की बात करें, क्योंकि अबार्शन रेट इसका अभी हमें कंफर्म नहीं है, अगर हम बर्थ की बात करें तो 1000 में से तकरीबन कोई एक बच्चा ही सर्वाइव कर सकता है जिसकी सही तरीके से बर्थ हो सकेगी और वो इस डिज़ीज़ का शिकार होगा। नेक्स्ट वन जो डिजीज़ है वो है टर्नर सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, इसमें क्या होगा बेटा, एक एक्स क्रोमोसोम मिस होगा, एक्स क्रोमोसोम बेटा क्या होगा, इसमें एब्सेंट होगा। और इस एक्स क्रोमोसोम की वजह से जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादातर अफेक्ट होंगे। इसमें कौन इफेक्ट होती हैं, फीमेल्स अफेक्ट होती हैं। अब ये जो फीमेल्स हैं एक्स क्रोमोसोम के एब्सेंट होने की वजह से इनके अंदर क्रोमोसोम कितने बच जाएंगे बेटा, 45 क्रोमोसोम रह जाएंगे। तो टर्नर सिंड्रोम की आगे फर्दर अगर हम बात करें एबनॉर्मेलिटीज़ की, कि उनके अंदर सिम्टम्स या एबनॉर्मेलिटीज़ किस तरह की देखने को मिलती हैं, तो बेटा वो है हमारे पास वेबड नेक, वेबड नेक होगी। हम कह सकते हैं इनकी नेक बेटा क्या होती है, बिल्कुल शॉर्ट सी होती है, शॉर्ट स्टैचू, शॉर्ट स्ट्रेचर भी कहते हैं, स्टैचू भी कहते हैं। इनके जो खुदोखाल हैं या इनकी ज़हरी शक्ल सूरत है उस हिसाब से ये क्या होंगे, स्मॉल साइज़ के होंगे या इनकी हाइट कम होगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें डी जनरेट ओवरीज़ होती हैं इनकी, डी जनरेट ओवरीज़, यानी ओवरीज़ के अंदर यहाँ एग वगैरह नहीं बन रहे होंगे। इसके अलावा फ़ीमेल अपीयरेंस होती है, फ़ीमेल अपीयरेंस होती है, फ़ीमेल लाइक होती हैं ये ज़्यादातर। मोस्टली इनकी मैरिज तो कर दी जाती है लेकिन ज़्यादातर इनके अंदर जो जाइगोट बनने के चांसेस या हम कह सकते हैं इनके अंदर अबार्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये अबार्शन के चांसेस उनके अंदर हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं टर्नर सिंड्रोम के पेशेंट के अंदर। अगर हम चांसेस की बात करें कि कितने बच्चे जो है वो पैदा हो सकते हैं इस डिज़ीज़ से जो अफेक्टेड होंगे, तो हर 10,000 में से 2 बच्चे ऐसे पैदा हो सकते हैं इस एबनॉर्मेलिटी की वजह से, या इसके अलावा 6000 में से कोई एक बच्चा ऐसा ज़रूर पैदा होगा जो किसका मरीज़ होगा, टर्नर सिंड्रोम का पेशेंट होगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिफरेंट तरह की जो डिजीज़ेज़ हैं, क्रोमोसोम के अंदर एरर्स आने की जैसे जो डिजीज़ेज़ हैं उनके सिम्टम्स को डिस्कस किया और कौन से क्रोमोसोम अफेक्टेड होते हैं इनको हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस का जो कंसेप्ट है, लास्ट लेक्चर हमारा रह गया, इसको हमने क्लियर करना है। तो बस आज के लिए इतना ही है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।